ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए देसी फाइट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। And that would put Page-Whittle, it might just be enough here, but Malik going for it, has she got something there? A successful challenge, and it is an extra point added for the... 2016 के रियो ओलंपिक्स में साक्षी मलिक ने 58 किलो महिला फ्री स्टाइल रेसलिंग में ब्रॉन्ज और पीवी सिंधु ने महिला सिंगल बैडमिंटन में सिल्वर जीतकर भारत की शान बढ़ाई। लेकिन इन दो मेडल्स के अलावा और कोई भी मेडल भारत की झोली में नहीं आया। रियो ओलंपिक्स में भारत की तरफ से 117 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, पर भारत के नाम सिर्फ 2 मेडल आए। इसमें कोई शक नहीं कि भारत के खिलाड़ी किसी से भी कम नहीं। कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स में खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस ये बात साबित भी करती है, लेकिन जब बात आती है वर्ल्ड चैंपियनशिप और खासकर ओलंपिक्स की, तो हम कहीं चूक जाते हैं। ये दुविधा कई ओलंपिक्स से चली आ रही है, पर आखिर इसकी वजह क्या है? आज हम ये जानेंगे ओलंपिक्स पे चर्चा के इस एपिसोड में। The final of the Olympic hockey. Final result was India 8, Germany 1. Abhinav Bindra bringing the goal. It's a bronze medal to Sakshi Malik. – 1920 से लेकर 2021 तक के 101 साल के सफर में भारत ने दुनिया के सबसे बड़े खेल के महाकुंभ में हिस्सा लिया है, जिसका नाम ओलंपिक्स है। 1920 में बेल्जियम के एंटवर्प में हुए समर ओलंपिक्स में भारत ने अपने पहले ओलंपिक दल को हिस्सा लेने के लिए भेजा था। इससे पहले साल 1900 में हुए ओलंपिक्स में भारत की तरफ से महज एक खिलाड़ी ने हिस्सा लिया था, जिसका नाम था नॉर्मन प्रिचार्ड, जो कि एक ब्रिटिश इंडियन थे। असल में भारतीय खिलाड़ियों का सफर ओलंपिक्स के लिए साल 1919 में शुरू हुआ था, जब एक स्पोर्ट्स मीट के दौरान असेंबली प्रेसिडेंट सर दोराबजी टाटा ने उस समय बॉम्बे के गवर्नर रहे लॉर्ड जॉर्ज से कहा था कि ओलंपिक्स में वे भारत के लिए भी जगह बनवाएं। सर दोराबजी टाटा की इस इच्छा के बाद ही ओलंपिक्स की इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने यह तय किया कि अब भारत से भी ओलंपिक्स में हिस्सा लिया जाएगा। इसी के बाद 1920 में महाराष्ट्र के पुणे में खिलाड़ियों का ट्रायल हुआ और भारत ने अपने पहले खिलाड़ियों के दल को समर ओलंपिक्स के लिए रवाना किया। 1920 के ओलंपिक्स में जहां भारत के सिर्फ 5 खिलाड़ियों ने 2 खेलों में हिस्सा लिया था, वहीं 2016 में खिलाड़ियों की गिनती 117 थी और इन्होंने 15 अलग अलग खेलों में हिस्सा लिया था। ये साफ है कि खिलाड़ियों की गिनती की ग्रोथ में तो कहीं कोई कमी नहीं है। भारत अब टोक्यो में होने वाले ओलंपिक्स के 32वें एडिशन में भी हिस्सा लेने जा रहा है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि भारत की 130 करोड़ की जनसंख्या के नाम महज 28 मेडल हैं। This topic of why India has not won medals for so many years, more than 125 years, we won only 28 medals. It's also a reflection of a couple of things. One is the progress of Olympic sport in our country, how it has been. And the second is how India has taken a long time to catch up with professionalism that is available in the West. और इंडिया के जो स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज होते हैं फेडरेशन से, एथलेटिक्स फेडरेशन या हॉकी फेडरेशन या जो भी है, उनका जो काम होता है, उनकी जो काम की जो क्वालिटी होती है, उसको हमको मेडल्स में दिखाई पड़ता है कि है या नहीं है. So that is the biggest sort of failure of Indian success at Olympic sports is the quality of the administration that has run Indian sports so far. पिछले 30 सालों में भारत ने सिर्फ और सिर्फ एक ही गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में जीता है, वो भी 2008 में 10 मीटर राइफल शूटिंग इवेंट में. 2012 में लंदन में हुए ओलंपिक्स को भारत का सबसे बेस्ट ओलंपिक्स कहा जा सकता है, जब भारत ने 6 मेडल जीते थे. लेकिन अगर इन्हें भी देश की जनसंख्या के चश्मे से देखा जाए तो इसका मतलब है कि हर 20 करोड़ लोगों पर सिर्फ एक मेडल. भारत के मुकाबले अगर कुछ छोटे देशों की बात करें, जैसे कि ग्रेनाडा और जमाइका की, तो इन देशों की भी स्थिति मेडल के मामले में भारत से बेहतर है. तो आखिर भारत ओलंपिक्स में पीछे क्यों रह रहा है? अब 30 साल हो गए, 1991 से 30 साल. अभी बताओ कि आपने क्या किया है आपके स्पोर्ट्स स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए, वो बताओ मुझे. How many events do you have? Do you have a proper calendar? And not just
never mind shooting and all these other sports, wrestling में अखाड़े, wrestling में होते हैं वो दंगल and all that. आप ट्रैक एंड फील्ड और स्विमिंग में मुझे बताओ, नेशनल चैंपियनशिप्स ऑफ स्विमिंग के अलावा कितने इवेंट्स, रेगाटा इवेंट्स होते हैं साल में इंडिया में कि हमारे स्विमर्स कुछ कर सके, उनको कुछ इनकम हो, लाइवलीहुड हो. तो that is my belief. I could be absolutely wrong, but I will stand by it at this point. इसका एक सबसे बड़ा कारण तो पैसा है ही. विंटर ओलंपियन शिवा केशवन ने बताया कि भारत के अंतरिक्ष प्रोग्राम बेहतरीन है और अरबपतियों की जनसंख्या में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन इन सब के बावजूद भी भारत पर कैपिटा इनकम में बेहद पीछे है और स्पोर्ट्स तो कभी भी सरकार की प्राथमिकता रही ही नहीं. शिवा केशवन एक बेहतरीन विंटर ओलंपियन है. ये लूज नामक खेल खेलते थे और इन्होंने 6 बार विंटर ओलंपिक्स में हिस्सा लिया है, लेकिन इन सब के बावजूद इन्हें रूस और दक्षिण कोरिया में हुए विंटर ओलंपिक्स में जाने तक के टिकट के पैसे भारत सरकार द्वारा नहीं दिए गए और उसका इंतजाम भी इन्होंने क्राउड फंडिंग के जरिए किया. इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन भी इस बात को मानती है कि देश पूरी तरह कभी अपने खिलाड़ियों का साथ नहीं दे पाया, लेकिन ओलंपिक्स में भारत की खराब परफॉर्मेंस का कारण सिर्फ पैसे की कमी नहीं है. बीबीसी को दिए अपने एक इंटरव्यू में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष नारायणा रामचंद्रन ने बताया कि स्पोर्ट्स बहुत कम लोगों की प्राथमिकता है और उन लोगों में खिलाड़ी और उनका परिवार ही शामिल होता है. रामचंद्रन ने बताया कि भारत में लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे डेंटिस्ट बने या अकाउंटेंट बने, लेकिन ओलंपिक्स में ना जाएं. यहाँ ज्यादा जोर स्पोर्ट्स के बजाय पढ़ाई पर दिया जाता है. सभी को लगता है कि स्पोर्ट्स से उतने पैसे भी नहीं आ पाएंगे कि एक परिवार चल सके. There was a sports culture in cities particularly where you had open playgrounds and everything of that kind. But उसके बाद what does the child do? आप कह रहे हो कि आप डॉक्टर बनो, आप इंजीनियर बनो, हम बन जाएंगे स्पोर्ट्समैन. What is our opportunities after that? हमको कहते हैं ना when we are studying in college and school, कि स्कोप क्या है उसमें. आप बताओ आर्ट्स में क्या स्कोप है, कॉमर्स में क्या स्कोप है, स्पोर्ट्स में क्या स्कोप रखा आपने सबके लिए. यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर के प्रोफेसर रेंजॉय सेन के मुताबिक भारत में संस्कृति और जाति व्यवस्था का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है. प्रोफेसर सेन ने भारत के स्पोर्ट्स के इतिहास पर एक किताब लिखी है और वो ये मानते हैं कि भारत का ओलंपिक्स में खराब प्रदर्शन का कारण बेहद गहरा है. वे कहते हैं कि भारत के लोग खुद को एक जाति का, एक नस्ल का और एक इलाके का सदस्य पहले मानते हैं और खुद को भारत का बाद में. यहाँ तक कि जब कुछ खिलाड़ी स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा भी कर रहे होते हैं, तब भी या तो उनके परिवार द्वारा या उनके समाज के द्वारा उनका हौसला नहीं बढ़ाया जाता. और कई जगह हालात तो ऐसे भी हैं कि कुछ जातियों के खिलाड़ी तो एक साथ खेल भी नहीं सकते. प्रोफेसर सेन ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत में एक बड़ी जनसंख्या नीची जाति वालों की है और इन्हीं नीची जाति वालों के पास ही शिक्षा, खाना और स्वास्थ्य के साधन नहीं है. Hindrances and there are very barriers that come up in the course of their being athletes because of their caste that we don't know because it's not spoken about as well. अब प्राइवेट कंपनियां मैदान में उतर रही हैं जो इन ओलंपिक्स में जाने वाले खिलाड़ियों को फंड करती हैं. स्पोर्ट्स नॉन प्रॉफिट्स आए हैं, उन्होंने जो सब रोड़े होते थे एथलीट्स के सामने उन्हें सब हटा दिए कि आप अपनी टिकट की चिंता मत करो, आप अपने शूज की चिंता मत करो, वी विल गेट एवरीथिंग फॉर यू, आप बस ट्रेनिंग करो, we will get your ticket, we will deal with ministry. They certainly made people in the sporting establishment aware that there are different ways of doing things and that success can come from those different ways of doing things. ये एक अनुमान लगाया गया कि 2012 में यूके ने जीते हुए हर एक मेडल के लिए एक खिलाड़ी की ट्रेनिंग पर लगभग 4.5 मिलियन यूरो खर्च किए थे, जिसका मतलब है 46 करोड़ रुपए से ज्यादा. शूटिंग एक ऐसा स्पोर्ट्स है जिसने एक सिस्टमेटिक तरीके से भारत में अपने आप को बेहतर बनाया है और 2020 टोक्यो ओलंपिक्स के लिए खुद को तैयार किया है. डेटा में भी एक ही बात निकलकर सामने आती है कि जिस स्पोर्ट्स पर ज्यादा पैसे खर्च किए जाएंगे उस स्पोर्ट्स से ओलंपिक में भी ज्यादा मेडल आएंगे. शूटिंग की तरह अगर बाकी स्पोर्ट्स पर भी काम किया जाए तो भारत की झोली में और भी मेडल आ सकते हैं और विश्व स्तर पर टोक्यो ओलंपिक्स में भारत अपने नाम का लोहा मनवा सकता है.